इस वीडियो में हम सीजीबीएसई क्लास 12th के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे सेट डी के क्वेश्चंस को। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सेट डी का क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, जो कि यूनिट 1 से है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ओके, राइट इट्स एसआई यूनिट, दैट मीन्स यूनिट। ओके, if for 2 point charges q1 and q2, q1 plus q2 equal to 0, then is the nature of force acting between them? ओके, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की मीनिंग क्या होती है। आगे बताना है कि राइट इट्स एसआई यूनिट, आपको इसका एसआई यूनिट भी लिखना है। आगे लिखा हुआ है इफ 2 पॉइंट चार्जेस, आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है, फर्स्ट वन इज q1 एंड सेकंड वन इज q2, और इस प्रकार दिया है कि q1 प्लस q2 की वैल्यू क्या दिया है, 0। तो आपको बताना है कि जो फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा, जो फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा वो फोर्स कौन सा होगा और उसका नेचर क्या होगा। ओके, 2 पॉइंट चार्जेस है q1 एंड q2, और इस प्रकार है कि q1 प्लस q2 की वैल्यू 0 है। तो आपको बताना है कि जो फोर्स है उसका नेचर क्या होगा और कौन सा फोर्स होगा यहाँ पर, दैट मीन्स रिपल्सन का फोर्स होगा कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ओके, तो देखो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पे डिफाइन करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ओके, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करूँ, अगर पॉइंट चार्ज को रखूँ, किसी भी पॉइंट चार्ज को, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, अगर इस चार्ज को मैं रखता हूँ तो ये चार्ज, एक पॉइंट चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। दैट मीन्स क्या होगा, ये जो पॉइंट चार्ज है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, या बोल सकते हैं कि जो फील्ड है, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस पॉइंट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगी। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने फोर्स को ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे फील करेगा, ठीक है, तो क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी पॉइंट चार्ज रखने पर वो पॉइंट चार्ज जितने फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उस फील्ड के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली जब यहाँ पे पॉइंट चार्ज किसी फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है तो हर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। दैट मीन्स इस पॉइंट पे मैं चार्ज को रखूंगा तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, इस पॉइंट पर रखूंगा तो यहाँ पर क्या होगी, अलग होगी। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगा। ठीक है, और रही बात यहाँ पे आपको बताना है 2 चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस है, फर्स्ट है q1 और दूसरा क्या है यहाँ पे q2 है। अगर दोनों यहाँ पे दिया है कि q1 प्लस q2 की वैल्यू 0 है, तब नेचर क्या होगा और यहाँ पे कौन सा फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि दो चार्जेस को यहाँ पे ऐड करने पर वैल्यू 0 आ रही है, और हम जानते हैं कि दो चार्ज को ऐड करने पर वैल्यू 0 तभी आती है अगर बोथ चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर। दैट मीन्स क्या है, एक पॉजिटिव हो सेकंड क्या हो, नेगेटिव हो, या फिर फर्स्ट नेगेटिव है सेकंड क्या हो, पॉजिटिव हो, तभी क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू 0 होगी। अदरवाइज तो 0 पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स क्या है, अगर q1 प्लस q2 इक्वल टू 0 दिया है, दैट मीन्स बोथ चार्जेस आर इन अपोजिट नेचर। ओके, और फोर्स कौन सा होगा, तो हम जानते हैं कि अगर दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस है और दोनों अपोजिट नेचर के हैं, दैट मीन्स वन प्लस है, वन अनदर जो है माइनस है। ठीक है, चाहे फर्स्ट पॉजिटिव है सेकंड माइनस हो, या फर्स्ट नेगेटिव है सेकंड पॉजिटिव, तो वहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट मीन्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स वहां पे, दैट मीन्स दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में जाते हैं, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स experienced by unit positive charge at any point in the electric field। दैट मीन्स क्या है, कोई भी पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखने पर जितने फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उसी फोर्स को हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ओके, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कुलाम होता है, न्यूटन पर कुलाम। चाहे न्यूटन पर कुलाम को आप एन ऑब्लिक सी लिखो या एन सी पे -1। ओके, न्यूटन पर कुलाम। और रही बात यहाँ पे नेचर की, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, अगर q1 प्लस q2 इक्वल टू 0 दैट मीन्स बोथ आर अपोजिट इन नेचर। अपोजिट इन नेचर है, और इस नेचर के कारण दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है, द नेचर ऑफ फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। ओके, बेसिकली फोर्स कौन सा फोर्स होगा वो बताया है, और नेचर जो होगा अपोजिट इन नेचर होगा। ओके, आगे देखो यहाँ पे आपको डिफाइन दिया है, डिफाइन करना है व्हाट आर ईडी करंट्स, हाउ इज प्रोड्यूस। तो ईडी करंट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कोई भी क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कोई भी मेटॉलिक प्लेट लें, ठीक है, मेटॉलिक प्लेट लें, तो अब यहाँ पे मेटॉलिक प्लेट लें और प्लेट को हम लोग क्या करें, इधर उधर मूव करें, यहाँ पर लेके जाएं, फिर यहाँ पर लेके जाएं, यहाँ पर लेके जाएं, तो इस जो प्लेट है हम लोग का, ठीक है,
इससे कनेक्टेड जितने भी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें क्या होगा, चेंजेस होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण जो प्लेट है, मेटॉलिक प्लेट, इसमें एक करंट इंड्यूस होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। ओके, तो इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ईडी करंट बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या किए यहाँ पे कि एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या किए, एक प्लेट को रखे और प्लेट को इधर उधर मूव किए, तब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे ईडी करंट जनरेट हुआ। दूसरा पोजीशन क्या कर सकते हो आप कि आप मैग्नेटिक फील्ड में ही चेंजेस करते रहो, मैग्नेटिक फील्ड में, और प्लेट को क्या करो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर प्लेस पर प्लेस कर दो। ओके, तो भी देखो, अब आपको अगर पर्टिकुलर प्लेस पर यहाँ पे प्लेट को, मेटॉलिक प्लेट को अगर प्लेस कर दे रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में, दैट मीन्स क्या होगा, आपकी फील्ड में चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग फील्ड में चेंज नहीं कर रहे थे, फील्ड कैसे चेंज हो रहा था, जब हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को, प्लेट को मूव कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक हमारा जो प्लेट है यहाँ पे, मेटॉलिक प्लेट, उसको हम लोग एक जगह रख दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे फील्ड में चेंजेस करें, और फील्ड में चेंजेस करने के कारण भी इससे जितने भी कनेक्टेड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंजेस होता है तो यहाँ पे एक करंट इंड्यूस होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईडी करंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा ईडी करंट का कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि when a metallic plate is moved in a magnetic field or placed in changing magnetic field, that means क्या है, मैग्नेटिक प्लेट जो है उसको हम लोग क्या करें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें और किसी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग या फिर रख दें, तो फ्लक्स में द फ्लक्स देन फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर आर चेंजेस, जो उससे फ्लक्स जितने भी कनेक्टेड होगी चेंज होगी। हैंस एंड इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लेट। ठीक है, उस प्लेट में क्या होगी, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगी, दिस इंड्यूस करंट इज कॉल्ड ईडी करंट। तो ये होता है हमारा ईडी करंट का कॉन्सेप्ट। अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे दिया है, राइट द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, राइट द रीजंस फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखो, फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स का है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो क्वेश्चन है हमारा रे ऑप्टिक्स का है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स चैप्टर का है। ओके, ये जो हमारा ऑप्टिक्स चैप्टर का है, और ये बेसिकली हम लोग बात करें तो ये हमारा मैग्ने इलेक्ट्रोमैग्नेट का बोल सकते हैं, जो क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का है। ओके, क्योंकि हमारा मैग्नेट से इलेक्ट्रिक जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही चैप्टर हो गया, चैप्टर का क्वेश्चन है। और ये जो हमारा ऑप्टिक्स का है, तो देखो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, राइट द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, राइट द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हमको ये बताना है कि स्टार क्यों यहाँ पे ट्विंकल करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, एज वी गो ऑन हायर एंड हायर एल्टीट्यूड्स द डेंसिटी ऑफ एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो अर्थ का सरफेस होता है उससे ऊपर जाते हैं, तो एयर का जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। एयर की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज। और एयर की डेंसिटी डिक्रीज होने के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे लिखा है ना, एज वी गो हायर एंड हायर एल्टीट्यूड द डेंसिटी ऑफ एयर गोज डिक्रीजिंग एंड हैंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऊपर जाने पर हमारा एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, जिसके कारण रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑल्सो द एटमोस्फियर कंसिस्ट ऑफ सेवरल मूविंग मास ऑफ एयर एंड द टेम्परेचर इज ऑल्सो चेंजिंग। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा एटमोस्फियर है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू में भी क्या होगी, यहाँ पे चेंजेस होगी। और चेंजेस होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन्स द रे कमिंग फ्रॉम द स्टार्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग द पाथ। और इसके कारण क्या होती है, जो हमारा जो स्टार है वहां से जो भी रे आती है, लाइट रे जो भी आती है, वो क्या करती है, बार बार एक दूसरे पार्टिकल से टकराती है, और टकराने के बाद उसके पाथ में क्या होता है, चेंजेस होता है। और पाथ में चेंजेस होने के कारण क्या होता है, जो हमारे आई में, दैट मीन्स जो ऑब्जर्वर होता है उसके आई में जो रे स्ट्राइक करती है, जो रे वहां पर पहुंचती है, वो क्या होती है, यहाँ पर ब्राइटर अपीयर होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है कि जो एग्जैक्टली जो रे आती है वो हमको ना दिखकर टकरा के इधर उधर से मूव करते हुए आती है, जिसके कारण हमारा जो स्टार हमको क्या लगता है, ट्विंकल कर रहा है ना। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो क्या दिया है, एज वी गो हायर एंड हायर एल्टीट्यूड द डेंसिटी ऑफ एयर गोज डिक्रीजिंग एंड हेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। दैट मीन हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, रिफ्लेक्टिव एयर की डेंसिटी डिक्रीज होगी, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे जो also the atmosphere consists of several moving
मासेस ऑफ एयर एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो चेंजेस। यहाँ पे जो भी मासेस होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उसकी वैल्यू में भी क्या होती है, चेंजेस होती है, टेम्परेचर चेंज होता है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस रे कमिंग फ्रॉम द स्टार्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग द पाथ, और इस टाइप से जो हमारी रे आती है स्टार से, वो क्या होती है, अपने पाथ को कंटिन्यूअसली चेंज होती है। देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ रेज एंटरिंग द आईज ऑफ एन ऑब्जर्वर चेंजेस। तो इस प्रकार से जो हमारी जो रे ऑब्जर्वर की आई में आती है, वो क्या होती है, कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंज होती रहती है। when this ray enter the eyes, the stars will appear brighter, thus the stars appear twinkling। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा रिफ्लेक्शन के थ्रू जो लाइट रे आती है हमारे रे में पड़ती है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे जो स्टार्स होते हैं ट्विंकल करते हैं। ओके, अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द मास एंड एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। दैट मीन्स क्या है, एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ आपको दिया है यहाँ पे लैम्डा, तो आपको उसका मास और एनर्जी बताना है। तो देखो यहाँ पे जो फोटोन अगर उसका वेवलेंथ लैम्डा दिया है, तो इसका जो मास होता है, मास ऑफ फोटोन m, जिसको हम लोग इंडिकेट करेंगे h अपॉन में c लैम्डा होता है, एंड एनर्जी जो होती है, एनर्जी को e से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एच सी अपॉन में लैम्डा होती है, एच सी अपॉन में लैम्डा। जहाँ देखो एच जो होता है प्लांक कांस्टेंट होता है, ठीक है, सी जो होता है यहाँ पे स्पीड ऑफ फोटोन होता है, ठीक है, एच जो होगा हमारा क्या होगा, प्लांक कांस्टेंट, और सी जो होगा यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विथ इंडियम। ठीक है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसको हम लोग किसमें डॉप्ड करते हैं, इंडियम में, इंडियम की इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना। तो नेम द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म, तो यहाँ पे कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा। देखो यहाँ पे जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें जब हम लोग इंडियम का यहाँ पे इम्प्योरिटी मिलाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा वो होगा हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं सेट डी के। तो 2 मार्क्स का जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है कि कैन द पोटेंशियल बी जीरो वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। आपको बताना है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो जीरो नहीं है, बट क्या पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो यस ऑब्वियसली हो सकती है। कहां पर, अगर हम लोग यहाँ पे 2 चार्जेस ले Q1 और यहाँ पे क्या ले Q2, और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन में कोई पॉइंट ले, इक्वेटोरियल पोजीशन दैट मीन्स क्या होगा, इसके मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर पर कोई भी पॉइंट ले ले, यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट ले, और इस फील्ड पर, इस पॉइंट पर जब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है ना। बट जब हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि यस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट जीरो बट पोटेंशियल जीरो। दैट मीन्स क्या है, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, तो इसके इक्वेटोरियल पोजिशन पे कोई पॉइंट अगर ले, तो वहां पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है, बट पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनेगा 2 मार्क्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स में यहाँ पे दिया है कि इज करंट डेंसिटी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। आपको यहाँ पे करंट इंटेंसिटी के बारे में डेंसिटी के बारे में बताना है कि स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी बताना है, होता ही है, और इसका एसआई यूनिट लिखना है और डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एंड डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, तो डायमेंशन फॉर्मूला जो इसका होता है एल पे -2a होता है ना, एम की वैल्यू जीरो, एम की पावर, एम का डायमेंशन जीरो, टी का डायमेंशन जीरो होता है, तो यहाँ पे लिखे एम की पावर जीरो, एल की पावर -2, टी की पावर जीरो, और यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। ओके, तो ये बनता है हमारा करंट डेंसिटी का क्वेश्चन। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ सोर्स बीइंग कोहेरेंट। ठीक है, आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफाइन करना है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है, और आपको यहाँ पे बताना है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सोर्स ऑफ कंडीशंस ऑफ टू सोर्स बीइंग कोहेरेंट। हम लोग को बताना है कंडीशंस जिसमें क्या हो, हमारी जो लाइट हो कोहेरेंट हो जाए। तो देखो हमको यहाँ पे पहले कोहेरेंट सोर्स को बताना है कि कोहेरेंट सोर्स होती क्या है। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, तो क्या लिखा है, द सोर्स विच emit the waves
ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस जिसकी वैल्यू क्या हो 0, ठीक है, आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। दैट मीन्स क्या है, अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, तो इसको कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आप कब बोलोगे, जब यहाँ पे जो लाइट इमिट करी, जितनी भी लाइट इमिट करी है उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या हो, यहाँ पर सेम हो। जितनी भी लाइट यहाँ से किसी भी सोर्स से अगर लाइट इमिट करिए, तो अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट, दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू 0 है, फेज डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इस टाइप के हम लोग सोर्स, लाइट सोर्स को क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए अगर कंडीशंस की बात करें, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द सोर्सेज शुड बी इक्वल, ठीक है। अगर दो सोर्स दिया है तो कोहेरेंट सोर्स कब होगा, जब दोनों जो सोर्स दिया है वहां पे जो फ्रीक्वेंसीज है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे, द फेस डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट और जीरो, तो फेस डिफरेंस होगा दोनों का, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और कांस्टेंट या जीरो होना चाहिए, तब हमारा जो सोर्स दिया है, टू सोर्स, वो क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे डिफरेंस दिया है और क्वेश्चन ऐसा लिखा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे अगर हम ओमिक की बात करें, तो ओमिक सब्सटेंस क्या होता है ना, या ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओमिक कंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं या ओमिक सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं ना। तो देखो कोई भी अगर आपके पास कंडक्टर दिया है, ठीक है, कंडक्टर जो होता है ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर, ठीक है। और उसके जो रेजिस्टेंस होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमिक रेजिस्टेंस। ओके, और हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। दैट मीन्स क्या होता है, जो वोल्टेज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है करंट के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक कंडक्टर की बात करें, ओमिक कंडक्टर क्या होता है, कोई भी कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर जो होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम ओमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, और जो नॉन ओमिक कंडक्टर होगा उसके रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ओमिक रेजिस्टेंस है और सेकेंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस यहाँ दिया है, दोज कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ, those conductors which obey Ohm's law are called ohmic conductor and resistance of ohmic conductor is known as ohmic resistance। ओके, तो ये हम लोग डिस्कस किए कि कोई भी अगर आपके पास कंडक्टर दिया ओम्स लॉ को फॉलो करता है, दैट मीन्स ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर बोलेंगे, और उसका जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का, ओमिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, दोज कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। दैट मीन्स ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे नॉन ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। और नॉन ओमिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओके, और यहाँ पे दिया नेक्स्ट सेकेंड डिफरेंस ओमिक रेजिस्टेंस में, द ग्राफ प्लॉटेड V एंड I इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो हम ओम्स लॉ जब पढ़े हैं तो ओम्स लॉ में हम एक लेते हैं वोल्टेज और दूसरा क्या लेते हैं यहाँ पे I, ठीक है, एक हम लोग लेते हैं वोल्टेज और I। तो जब हम लोग देखें तो ग्राफ हमारा ऐसा बनता है, ओम्स लॉ में V और I के बीच में जो ग्राफ बनता है ऐसा बनता है, जो कि क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे सेकेंड डिफरेंस लिखा है कि द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन V एंड I इज अ स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स जब ओमिक रेजिस्टेंस हम लोग लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे ग्राफ जो होता है आपका स्ट्रेट लाइन होता है। फॉर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के लिए अगर हम लोग बात करें तो ग्राफ बिटवीन V एंड I कांट बी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो ये भी एक कॉमन डिफरेंस दिया है। थर्ड यहाँ पे डिफरेंस दिया है, एग्जाम्पल मेटल्स, सिल्वर, मेटल्स, मेटल्स में बात करें तो यहाँ पे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं ना। और यहाँ पे अगर हम लोग नॉन ओमिक की बात करें तो इसमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स है, ट्रांजिस्टर है, पीएन जंक्शन डायोड्स हैं, ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। तो इस टाइप से हमारा डिफरेंस बनेगा, ओमिक रेजिस्टेंस एंड नॉन ओमिक
रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जो, वाई आर शॉर्ट वेव बैंड्स यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन। ओके, दैट मीन्स क्या है, ये जो हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर है हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ना। ये जो क्वेश्चन है, वाई आर शॉर्ट वेवलेंथ यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन। दैट मीन्स रेडियो ट्रांसमिशन के लिए अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक हमको रेडियो ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट वेव बैंड्स को यूज करते हैं, क्योंकि आपको बताना है। तो यहाँ पे रीजन क्या दिया है, बिकॉज दिस वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाई आइनोस्फेयर। बिकॉज ये जो हमारा बैंड्स होते हैं, जो स्मॉल बैंड्स होते हैं या शॉर्ट बैंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आइनोस्फेयर के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हाई डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस को अगर ट्रांसमिशन करना है रेडियो वेव का, तो किसका यूज करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट वेव बैंड्स का यूज करते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। सेट डी के हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।